अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज डिस्कस करेंगे तीन स्टोरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। इस तरह की स्टोरीज के जो सुन के आप थोड़ा हैरान भी होंगे और शायद कुछ के ऊपर आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाएं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में कुछ भेड़िए पाए जाते हैं जी, उन भेड़ियों के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ है उसमें इतनी डिफरेंट और इतनी अजीबो गरीब कहानियां सामने आ रही हैं कि हम खुद समझने से कासर हैं कि आखिर उसमें सच क्या है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि उसके अंदर क्या कुछ सच हो सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो हमारी है जी, वो भारत के हवाले से। भारत जी इस तरह की हरकतें करता है या इस तरह के झूठ बोलता है जो दुनिया पकड़ लेती है और बाद में उसकी जस्टिफिकेशन उनके पास होती नहीं है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक और लोकल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए वो ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं। एक पायलट की कहानी आज आपको बताएंगे जो पहले वो मान ही नहीं रहे थे, अब उन्हें वो मानना पड़ गया। लेकिन मानना कैसे? एक झूठ के जरिए। डिटेल से बताएंगे ये स्टोरी क्या है। बहुत ही तहलखा स्टोरी है, आप सुनिएगा, हमने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी हमारी अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं जी। कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अफगान तालिबान के लीक हुए हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उसमें बहुत से राज अफशा हो गए हैं। क्या क्या हुआ है ये डिटेल से बताएंगे आपको आज के इस वीलॉग। जी नाजरीन, तो शुरू करते हैं अपना वीलॉग। सबसे पहली जो हमारी स्टोरी बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ही दर्दनाक कहानी है। अभी तक की जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं जी, कि एक खातून और एक मर्द, जिनके पहले मुख्तलिफ नाम लिए जाते रहे, कि उनका हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इतनी चीजें तब्दील हो चुकी हैं कि हमें सिर्फ इस चीज पे अभी हम फोकस करते हैं कि ये दो इंसान थे। 4 जून 2025 को इनकी डेथ होती है जी, इन्हें कत्ल किया जाता है। और डगारी गोल्ड माइन का एक एरिया है, वहां पे एक समझे कि कत्लगाह इनकी बनाई जाती है। वहां पे कब्रिस्तान भी है, उसके करीब इन्हें शूट किया जाता है। जो खातून हैं उन्हें पोस्टमार्टम के मुताबिक 7 गोलियां लगी हैं और जो मर्द हैं उन्हें 9 गोलियां लगी हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि ऑफिशियल वर्जन क्या है। ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक तो अभी तक तकरीबन कोई दर्जन भर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसके अलावा जो हमें ऑफिशियल जराए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनका आपस में कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। जो बात इससे पहले की जा रही थी वो वैसा नहीं है। लेकिन ये नहीं बताया गया सरकारी सतह पे कि एक्चुअली में फिर इन्हें मारा क्यों गया, इनका कसूर क्या था। ये हमें अभी तक डिटेल सरकारी सतह पे अवेलेबल नहीं हो रही हैं। लेकिन इससे पहले जो हम सुनते रहे वो क्या था जी, वो ये था जी कि 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी और खातून की उम्र कोई 24 साल है, मर्द की उम्र 32 साल है। और उन्हें वापस बुलाया गया धोखे से और एक जरगे में फैसला किया गया उनके खिलाफ, और उसके बाद उन्हें वहां पे शूट कर दिया गया। और कत्ल करने वाले जो लोग थे वो इनके अपने लोग थे, जो कि इन खातून की फैमिली थी उसकी तरफ से थे। फिर एक और कहानी सामने आई कि 6 माह पहले इनकी शादी हुई थी और फिर इसी तरह से इन्हें वापस बुलाया गया जरगे के अंदर और इन्हें ऑप्शंस दिए गए मुख्तलिफ। एक तो ऑप्शन ये इन्हें दिया गया कि आप को हम ये इलाका बदर कर देते हैं, आप यहां से चले जाएं। लेकिन उसके बाद इन्हें कहा गया खातून की तरफ से कि आप कॉल दें, इस चीज के ऊपर वादा करें कि आप हमें कुछ करेंगे नहीं और अब जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। तो उस पर कहा गया कि सरदार साहब ने, जो उनके सरदार साहब गिरफ्तार भी हुए हैं, उन्होंने ये कॉल भी दे दिया कि हाँ जी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद रस्ते में ही उन्हें मार दिया गया। एक कहानी ये भी सामने आई। उसके अलावा फिर एक कहानी सामने आई, पता चला जी इनके बारे में कि इनके तो जी बच्चे मौजूद थे, शायद उसके बाद इनका कोई ताल्लुक था। मतलब अजीबो गरीब किस्म की, क्योंकि वो लोग बेचारे मौजूद नहीं दुनिया में सच बताने के लिए, इसलिए जिसके दिल में जो आया वो कहता गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, या हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते, आप एक एस्पेक्ट और कह सकते हैं। तो एस्पेक्ट ये भी है कि पाकिस्तान को कहीं इंटरनेशनली बदनाम करने की या बलूचिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने की तो कोई कोशिश नहीं हो रही है कि एक इंटरनेशनल मैसेज ऐसा जाए दुनिया के अंदर जिसके अंदर ऐसा लगे कि पाकिस्तान तो कोई बहुत ही ब्रूटल सोसाइटी है। तो इस तरह के मुख्तलिफ एस्पेक्ट सामने आए। अभी भी सरकारी वर्जन में यही कहा गया कि इन दोनों के बच्चे थे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि आखिर इनके साथ, बेचारों के साथ हुआ क्या। अब मैं ये देखता हूं तो मुझे कुछ ये ऐसे लगता है कि जैसे बलूचिस्तान में इस वक्त 2 से 3 किस्म के लोग हैं। एक तो आम आवाम, हम जैसे लोग हैं। एक वहां पे जो दहशतगर्द, जिनका हम बहुत नाम सुनते हैं, कि एक छोटी सी तादाद है, लेकिन इन्हीं आम लोगों से निकल के या बहकाए हुए लोग, या ये कह सकते हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड लोग वहां पे मौजूद हैं। और एक तीसरे ये भेड़िए सामने आ रहे हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं माजरत के साथ ये कहता हूं कि अगर ये रिवायत है ना, इस तरह से बेगुनाहों को मारना रिवायत है, तो मेरे मुंह में बहुत बुरे अल्फाज हैं जो मैं कहता हूं जी फिर ये है आपकी इस रिवायत के ऊपर।
अगर आपने इन रिवायात को लेके चलना है। कुछ समझ नहीं आती जी कि इस तरह की हरकतें क्यों की जाती हैं, लेकिन एक तो बहुत ही वाज़ेह बात है, वो है जी हमारी स्टेट। हमारी स्टेट अगर वहां पे अपनी कमजोरी ना दिखाए और वहां पे एक्शंस होते रहें तो ऐसे मामलात ना बने। जब ये मसला हुआ, मैंने कुछ बलोचिस्तान के लोगों से डिस्कस किया, कुछ अपने सोर्सेज से वहां पे पूछा, तो ऐसे ऐसे हैरान कुन मुझे वाकयात बताए गए जो यकीनन मैं कोट नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास भी सबूत नहीं होता, लेकिन एक परसेप्शन बिल्ड होता है। परसेप्शन में मुझे यह भी पता चला कि जी वहां के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके अपने राइटर्स मौजूद होते हैं जो वही कहानी मीडिया को और आगे हुकूमत को जाके बताते हैं कि जो वो बताना चाह रहे हैं। यहां तक मुझे मालूम हुआ कि दुश्मनी के लिए भी कारोकारी का इस्तेमाल होता है, अपने दुश्मन को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस सिलसिले में कभी भी कोई मुद्दई सामने नहीं आएगा क्योंकि हर एक को अपनी जान का खतरा होता है। लेकिन एक चीज वाज़ेह होती है कि स्टेट को बहुत सख्त किस्म के एक्शन की बलूचिस्तान में जरूरत है। अगर स्टेट ये एक्शन नहीं करती है तो ये बिगाड़ इसी तरह से जारी रहेगा। अब ये जितनी कहानियां मैंने आपको बताई, जितनी बातें मैंने आपको बताई, इसका नतीजा सिर्फ एक ही है कि दो बेगुनाह अपनी जान से गए। लेकिन अभी तक हम यह भी जानने से कासिर हैं कि उन बेचारों का कसूर क्या था, उन्होंने किया क्या था कि जिसकी वजह से उन्हें यह सजा मिली, जिसकी वजह से यहां तक कहा गया कि उस खातून के पास कुरान पाक मौजूद था और वो कुरान पाक से बताती रही उस सरदार को कि भाई यहां माजरत खाऊं, एक चीज आपको और बताना भूल गया, कहानी में यह भी एक एलिमेंट शामिल किया गया था कि जो वो सरदार साहब थे, उन सरदार साहब को उस खातून ने मुखातिब करके यह भी कहा जब जरगा हो रहा था या उनसे मुलाकात हो रही थी कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्हें इल्जाम लगाने का कहा गया कि आप उस मर्द पे इल्जाम लगा दें, ये कह दें उस मर्द के मुतल्लिक कि जिसके साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन उसने कहा जी मैं बहतान नहीं लगाऊंगी। उस औरत के पास कुरान पाक मौजूद था, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबरें बता रही हैं हमें, कि जब उसे मारा जा रहा था तब भी वो कुरान के साथ थी और इन भेड़ियों ने उन्हें तब भी वहां नहीं छोड़ा। अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी देखते हैं कि कोई गवाह सामने आता है या नहीं आता। अभी वहां का लोकल प्रेशर, वहां का लोकल निजाम जो कि एक सरदारी निजाम है, क्या इन बेगुनाहों को इंसाफ लेने भी देगा या नहीं लेने देगा। लेकिन यह सारी बात करने का जो मकसद था वो सिर्फ एक था कि जो सरकार ने, जो वहां की गवर्नमेंट ने बताया है कि ये सब सच है इनके बारे में, तो गवर्नमेंट को यह भी बताना चाहिए फिर कि एक्चुअल में इनके साथ हुआ क्या, इन्हें मारा क्यों गया। अभी तक ये चीज नहीं बताई जा रही, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जितनी पहले वाली बातें थी वो सब गलत थी। एक्चुअल में तो इनका आपस में ताल्लुक ही नहीं था। अगर ताल्लुक ही नहीं था तो फिर इन्हें मारा क्यों गया, ये जरूर क्लैरिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है कि इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए स्टेट को ये एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। बुगटी साहब जो वहां के वजीर आला हैं, सरफराज बुगटी, वो कह भी रहे हैं जी मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा, लेकिन जिस तरह से सारी कहानी को अचानक ये यू टर्न मिला है उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि एग्जाम्पल सेट किस तरह से होगी। ठीक है, ये गिरफ्तारियां हो गई हैं, इस गिरफ्तारियों के बाद अब स्टेट को इस चीज को प्रूव करना है कि उन बेगुनाहों को आप इंसाफ दिलाएंगे किस तरह से स्टेट पीछे खड़ी रहेगी। या ऐसे तो नहीं होगा कि 2-4 महीने के बाद, कुछ अरसे के बाद हमें भी ये याद नहीं होगा और बलूचिस्तान भी ये सब कुछ भूल चुका होगा और उसके बाद फिर कोई इस तरह का वाकया होगा जो रिपोर्ट होगा और हमें सब कुछ याद होगा। और ये भी बलूचिस्तान में कहा जाता है कि ये तो एक वाकया है जो आपके सामने आ गया, पता नहीं कितने इस तरह के वाकयात हैं जो हुए वो रिपोर्ट ही नहीं होते। और वहां का निजाम और वहां का जो एक सोसाइटी जिस तरह से चलती है, इन चीजों को बाहर आने ही नहीं दिया जाता और ये रिवाज के नाम पे, ये रिवायात के नाम पे इन चीजों को ऐसे ही जारी रखा जाता है क्योंकि बहुत से लोगों को वहां पे ये सूट भी करता है। अदरवाइज उनकी हुक्मरानी जो वहां के, मैं अगर ये कहूं कि सरदार या वहां के जो लोकल हैं, सब नहीं हो सकते, अच्छे लोग भी मौजूद होंगे, लेकिन बहुत से लोग इन रिवायात का शायद गलत भी फायदा उठाते हैं। आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो स्टोरी है जी भारत के हवाले से। अब भारत की जब पाकिस्तान के साथ जनाब जंग होती है ना, तो उस जंग के अंदर भारत ने अपने नुकसानात को नहीं माना। जब ये अजीत दोवाल जैसा बंदा जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो कहीं पे तकरीर करते हुए कहता है कि पाकिस्तान ने जब हमला किया या पाकिस्तान से हमारी जंग हुई तो इंडिया का तो एक गिलास तक नहीं टूटा। अब उससे पहले आपको याद होगा जनरल अनिल चौहान, उनके सीडीएस जो हैं, उन्होंने बोला कि जहाज कैसे गिरे हैं ये मैटर नहीं करता, क्यों गिरे हैं ये मैटर करता है। मतलब एक अजीबोगरीब किस्म की बात, लेकिन एक्सेप्ट कर गया। फिर उनके एक शिव कुमार साहब थे जो उनके डिफेंस अटैची हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने कहा जी कि हाँ जी जहाज गिरे और उसकी वजह यह थी कि गवर्नमेंट ने हमें इजाजत ही नहीं दी थी कि आप शूट कर सकें। वो भी एक बहाना था खैर कि भाई हम अगर गिरे तो उसकी वजह यह थी जी कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, अदरवाइज आप पे शूट हो रहा हो या आप पे हमला हो रहा हो तो आपको इजाजत होती ही होती है जवाब देने की। आपका जवाब ना देने का मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ने आपको रोका था। हाँ, मोदी जी जो हैं आपके, वो तो ये भी फरमाते नजर आए कि मैंने सेना को खुली छुट्टी दे दी है। अब सेना कह रही है मैं खुली छुट्टी नहीं थी, अब पता नहीं दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, या मे भी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है जी, जैगवार एक तैयारा है, जैगवार ए।
ये तैयारा जो है ये इंडिया का एक ट्रेनर जहाज है। वैसे तो ये जहाज बना था 1968 में। 1968 में जब ये बनाया गया तो उसके बाद समझे कि इसकी जो आखिरी प्रवास थी वो 2014 में हुई। 2014 में पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क जो भी इसे यूज कर रहा था उन्होंने इसे रिटायर कर दिया और उसके बाद इसे कोई नहीं उड़ाता सिवाय इंडिया के। इंडिया में इसे फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, लेकिन वहां पे ये तैयारा अभी भी उड़ रहा है। वहां पे पिछले दिनों राजस्थान का एक एरिया है जोरो, वहां पे ये जैगुआर गिरता है। जब ये जैगुआर गिरता है तो इसमें बताया जाता है कि 2 पायलट्स जो हैं उनकी डेथ हुई है और जो उन पायलट्स के नाम है लोकेंदर सिंह और रोशी राज, कि इन 2 पायलट्स की डेथ हुई है उस हादसे में। वो इजेक्ट नहीं कर पाए और ये एक खबर इंडिया ने अपनी लगा दी। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड जिसे कहते हैं ना, वो ये है कि ये जो जैगुआर है, जैगुआर ए इसकी जो कैटेगरी है, ये सिंगल सीटर तैयारा है। इसमें एक पायलट बैठ सकता है। तो जब एक पायलट बैठ सकता है तो दूसरा उसकी गोद में तो बैठ के गया नहीं होगा, दूसरा उस कैबिन में कैसे आ सकता था? तो किस्सा मुख्तसर ये झूठ था, एक पायलट था। जब थोड़ा सा मजीद मैंने अपने सोर्सेज वगैरह से पूछा, मजीद कंफर्म किया, तो पता चला जी कि ये लखिंदर सिंह साहब जो हैं ये पायलट थे राफेल के। पाकिस्तान ने जब क्लेम किया, पाकिस्तान ने जब कहा इनके 6 जहाज हमने गिराए हैं जिसमें से 3 राफेल जहाज हैं, उन राफेल जहाजों में से एक का पायलट ये था। लेकिन वहां पे इन्होंने क्योंकि उस खाते में शो नहीं करना था कि वहां पे इसकी डेथ हुई है, इसलिए इन्होंने इसे शो कर दिया यहां पे। अब उन तमाम पायलट्स को और उन फौजियों को जिनकी डेथ हुई है पाकिस्तान के साथ जंग में, उसे ये अकोमोडेट करेंगे आइंदा आने वाले हादसों में। क्योंकि अगर उनकी डेथ कंफर्म नहीं की जाती तो उनके जो पेरेंट्स हैं या जो भी उनके लवाकिन हैं या उनकी बेवा है, उनकी वो पेंशन्स या उनके जितने भी ड्यूज हैं वो उन्हें कैसे दिए जाएंगे, कैसे बताया जाएगा कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो इंडिया अब ये चाल चल रहा है जी अपनी ही अवाम के साथ, अपने ही फौजियों के साथ, कि उन्हें वो जो ड्यू रिस्पेक्ट उनकी कहते हैं ना कि एक जंग में थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे रहे। उनके खाते पूरे करके अब एक वो पायलट जो कि राफेल का पायलट था उसे जैगुआर में शो करके उसकी डेथ कंफर्म की जा रही है। आपको याद हो तो जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी तो उस वक्त एक जिक्र हुआ था एक कंपनी का जिसका नाम है मार्टिन बेकर। अब ये वो कंपनी है जो इजेक्शन सीट्स बनाती है। जब ये हुआ सारा मसला तो उसके बाद उन्होंने 3 जो सीट्स थी, मतलब 3 जहाज जो थे उनकी सीट वेकेंट कर दी, कि मतलब ये नहीं है अब सीट्स मौजूद। लेकिन उन्होंने रीजन उसके बाद नहीं बताई, उन्होंने कहा बाद में बताएंगे। लेकिन उनकी वेबसाइट पे 3 सीटें जो थी वो मिसिंग थी, जो कि भारत मानने को तैयार ही नहीं था कि हमारा कोई जहाज गिरा है। लेकिन ये उस वक्त उनकी कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। इंटरनेशनली पिछले दिनों में तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये आके बता दिया जी कि हाँ जी 5 जहाज गिरे हैं कम से कम जो उनके नॉलेज में है। ऑल्दो कि हम कह रहे हैं कि 6 जहाज गिरे हैं। कुछ अरसे बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप को यह भी पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने तो इंडिया की छेड़ी बना ली है। हर कुछ अरसे के बाद इंडिया को तंग करने के लिए कोई ना कोई वो ऐसा पंगा कर देते हैं कि जिसके अंदर उन्हें वहां पर आग लग जाती है। और उसको डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ी वो नफरत कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तक ने बता दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बताया, कभी आपने सोचा इस बात का? उसने कोई खबर पढ़ के तो नहीं बताया होगा कहीं से, या पाकिस्तान से पूछ के तो नहीं बताया होगा। उनके पास अपनी बड़ी स्ट्रांग एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज की फीडबैक जाती है हर एक वाकये के बाद उनके सदूर को या उनके टॉप ऑफिशियल्स को, तो वो उसके ऊपर बिलीव करते हैं। ये अमेरिकन एजेंसीज की रिपोर्ट थी जो उन्होंने अपने सदर को दी और उनके सदर ने बता दिया। शायद जानते वो बहुत पहले से थे लेकिन वो बता नहीं रहे थे, लेकिन अब उन्होंने शायद मौका बेहतर जाना और उन्होंने इंडिया को दोबारा एक्सपोज कर दिया। लेकिन इंडिया अभी तक अपने पायलट्स नहीं मान रहा और इस तरह से इन खातों में वो अपने पायलट्स को शो कर रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का मुल्क है कि जो कि अपने, जिसे कहते हैं ना कि हम तो उन्हें नहीं कहेंगे उस तरह से, लेकिन इंडिया के लिए तो वो शोधा है। अपने शोधा को जो इज्जत नहीं दे सकता वो कैसे, मतलब किस किस्म के लोग होंगे, किस किस्म की वो गवर्नमेंट होगी। अब अभी आप खुद अंदाजा लगा लें जी कि वो किस तरह का मुल्क है या किस तरह की गवर्नमेंट है जो इस तरह की हरकतें कर रही है कि जो अपने फौजियों की ड्यू रिस्पेक्ट भी उन्हें नहीं दे सकती। अब जी हमारी आखिरी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। पाकिस्तान बहुत अरसे से ये बात कहता आ रहा है कि बलूचिस्तान से जो है वो दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान के अंदर और बड़ी शदीद दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान की फोर्सेस पे मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता कि अटैक ना हो रहा। और अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। आपने ये देखा कि वहाँ पे BLA के कैंप्स हैं, वहाँ पे TTP के कैंप्स हैं, इंडिया उसे स्पॉन्सर करता है। बाकी भी हो सकता है कोई इंटरनेशनल कुव्वतें ऐसी हों जो हम ना जानते हों, जो उन्हें स्पॉन्सर करती हैं, जो पाकिस्तान को खुशहाल ना देखना चाहते हों। लेकिन
ये मानते अफगानिस्तान वाले कभी भी नहीं थे। अभी कुछ इस तरह हुआ जी कि एक डॉक्यूमेंट्स लीक हुए अफगान गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, इसके बारे में पहले तो ये बता दो, कामरान यूसुफ साहब ने इस स्टोरी को रिपोर्ट किया। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल से और बड़े अच्छे तरीके से बताई। और ये एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि इंटरनेशनली खबर इनकी 100% ऑथेंटिक होती है, इसलिए मैं स्पेशली उन्हें कोट करके ये बता रहा हूं कि उन्होंने कुछ चीजें इसके अंदर एलेबोरेट की। जो पूरी डिटेल ये है जी कि 30 लोग पहले शामिल हुए जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जिनके पास नौकरियां नहीं थी, उन्होंने टीटीपी में शमूलियत अख्तियार की। तो अब इस पॉइंट पे जरा गौर कीजिए कि नौकरी नहीं है तो इसका मतलब है टीटीपी के पास पैसे हैं, जो उन्हें नौकरी दे रही है, जो उन्हें पैसा दे रही है। ये पैसा उन्हें कौन दे रहा है टीटीपी को? यकीनन इंडिया, यकीनन भारत, क्योंकि वहां से स्पॉन्सर्ड हो रही है दहशतगर्दी, जो कि पाकिस्तान में एक सो कॉल्ड जबरदस्ती के इनकलाब के लिए या अपने मर्जी के, वो इस्लाम का वर्ड भी मैं यूज नहीं करना चाहता क्योंकि ये दहशतगर्दों का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के साथ। तो ये वो लोग थे, पहले 30 लोग शामिल हुए और ये सारे पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते रहे और पाकिस्तान की फोर्सेस के हाथों ये मारे गए, इन सबको मार दिया गया। फिर 400 लोग और शामिल होते हैं जी, 400 लोग मजीद शामिल हुए जो अफगानिस्तान से शामिल हुए, जो अफगानी थे, और उन्होंने टीटीपी में शमूलियत की और पाकिस्तान में आके उन्होंने हमले किए और दहशतगर्दी की वारदातें की। तो ये अफगान, हम मुसलसल कह रहे थे कि अफगानिस्तान शामिल है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मान रहा था। अब हमारे जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के वजीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी से। उन्होंने जाके बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया और यकीनन ये मुद्दा दोबारा डिस्कस हुआ है उसके अंदर, कि जिसमें यह कहा गया है कि भाई आप ये देखें कि आपके मुल्क से क्या कुछ हो रहा है। और जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी उस वक्त भी पाकिस्तान में टीटीपी की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही थी जहां हमारी फोर्सेस लड़ रही थी। तो इस हद तक अभी भी अफगानिस्तान की जमीन और वहां के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है, वहां पे मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर उन्होंने एक गवर्नमेंट कायम की हुई है जिसकी शायद बहुत ज्यादा रिट भी नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि अगर ऊपर वाले साथ मिलने की भी कोशिश करें, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, तो नीचे से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसों की खातर या मुख्तलिफ अपने लालच की खातर वो टीटीपी और बीएलए जैसी तंजीमों को सपोर्ट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट की पूरी तरह से रिट नहीं है। हां, इतना जरूर है कि अगर वो इस रिट को कायम करना चाहें और सख्ती करें तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए नीयत ठीक होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई मुल्क भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ चलना चाह रहा है कि वहां से भी इंडिया को भी खुश रखें और पाकिस्तान को भी हम पूरा पारा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये तो पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रेट पैगाम है कि अगर दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान सरजमीन यूज होती रही पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा अफगानिस्तान को और तालिबान को सरवाइव करवाया। तो ये बहुत जरूरी है तालिबान के लिए कि वो पाकिस्तान में होने वाली इस दहशतगर्दी को रोकें। अभी तो ये दस्तावेज लीक हो गई, उनकी अपनी दस्तावेज, जिससे ये पता लग गया कि उनके अपने हाथ शामिल हैं इस गंद के अंदर। अब देखते हैं फ्यूचर में अफगानिस्तान क्या करता है, और पाकिस्तान की यकीनन जो स्ट्रेटजी है वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी कि जो अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल आएगा या अफगानिस्तान पाकिस्तान की कितनी मदद करेगा, उसी के हवाले से पाकिस्तान फिर आगे अपना जो पॉलिसी शिफ्ट किस तरह से करता है वो फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। तो ये आपके लिए आज टॉप की सारी स्टोरीज मैं लेके आया था, लेकिन बलूचिस्तान वाली जो स्टोरी है उसके ऊपर मुझे बहुत अफसोस है। अभी भी मैं ये सोचता हूं तो मुझे ये लगता है कि जैसे मतलब हम किसी ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहां पे ये भेड़िए हमारे दरमियान में मौजूद होते हैं, जो कभी किस लालच की वजह से या कभी इन रिवायात के नाम पे क्या कुछ कर गुजरते हैं, कितने मतलब बेगुनाह शहीद हो जाते हैं। मैं कहूंगा हमारी वो बहन जो इसके अंदर शहीद हुई, हमारा वो जो भाई इसके अंदर शहीद हुआ, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, ये फ्यूचर में नजर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मामला दब जाए, हम इसे दबने देंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी दुनिया में दिखा रहा है। अगर हमारी सोसाइटी में ये नजर आ रहा है सब कुछ, तो यकीन माने हमारी पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करेगा, हमें हमेशा कातिल और ब्रूटल ही समझा जाएगा, और हम पाकिस्तान का ऐसा इमेज किसी सूरत जाने नहीं दे सकते। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।